हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 4। तो चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो ये वर्ड है स्केलर एंड वेक्टर, ये आपने सबसे पहले सुना था क्लास 9th में, जब आपने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे कुछ टर्म्स ऐसे आए थे जिनको हमने बोला था कि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, और कुछ टर्म्स ऐसे थे जिनको हमने कहा था कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अब हम जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमें केवल उन क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए हमें केवल किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। जिनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड यानी कि उनके साइज की जरूरत पड़ती है। उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि वो कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमें उनके मैग्नीट्यूड के साथ उनकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। एक उदाहरण के तौर से समझिए कि मान लो अगर हम किसी शॉप में जाते हैं और कहते हैं कि हमें 5 kg चीनी चाहिए। ठीक है। तो 5 kg चीनी यहाँ पे क्या है, एक उसका साइज है, उसका मेजर है केवल। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये मतलब नहीं है हमें कि हमें किस डायरेक्शन में चीनी चाहिए, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बैठता है। ठीक है। तो हमें केवल किस चीज से मतलब है कि चीनी कितनी चाहिए, यानी कि उसका मास कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी आई वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब मान लो कि हमें अपने घर से किसी पर्टिकुलर प्लेस की तरफ जाना है और उस प्लेस की जो डायरेक्शन है वो हमारी ओरिजिन से, हमारे घर की लोकेशन से क्या है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर उस प्लेस की लोकेशन है। लेकिन 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अगर उस प्लेस की लोकेशन है तो उस प्लेस की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। हमें अपने घर से किस डायरेक्शन में चलना है, नॉर्थ चलना है, ईस्ट चलना है, वेस्ट चलना है, साउथ चलना है। यानी कि हमें उस प्लेस तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी कि जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके साथ साथ डायरेक्शन को बताना भी जरूरी है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। अगर हम डायरेक्शन न बताएं, अगर मैं केवल ये कहूं कि हमें 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर तो हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इट मे बी नॉर्थ, इट मे बी साउथ, इट मे बी वेस्ट, इट मे बी ईस्ट। ठीक है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमें घर से 5 किलोमीटर नॉर्थ जाना है, तो हमने एक डायरेक्शन भी बता दी है कि हम 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हम उस प्लेस तक पहुंच जाएंगे जहां तक हम जाना चाहते थे। लेकिन अगर मैं केवल 5 किलोमीटर बोलूं तो 5 किलोमीटर से हो सकता है मैं अपोजिट डायरेक्शन में चले जाऊं या किसी रैंडम डायरेक्शन में चले जाऊं, और जो हमारा प्लेस था जहां पर हम पहुंचना चाहते थे हम वहां पर न पहुंच पाए। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं ऐसी क्वांटिटीज को डिफाइन करता हूं तो इनके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इनके साथ साथ डायरेक्शन को भी, इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को मेंशन करना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल को देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे जो चीनी वाला एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, मास। तो मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। उसी तरीके से वॉल्यूम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे इस वाले केस में जब हमने एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था कि हमें घर से 5 किलोमीटर चलना है, लेकिन मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताई। जब डायरेक्शन नहीं बताई तो वो जो 5 किलोमीटर था बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ हमें कोई डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। या टेम्परेचर, और भी बहुत सारी क्या है, क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटी की तरह काम करती हैं। उसके बाद हम अगर वेक्टर क्वांटिटी को देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज में आती हैं आपकी सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपको ध्यान हो, हमने 3rd चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है। तो वहां पे हमने क्या बोला था कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्शन को भी मेंशन कर रहे हैं। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ
ठीक है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में जब मैंने कहा कि हम 5 किलोमीटर चलते हैं नॉर्थ की तरफ, तो वहां पे बेसिकली 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज द डिस्प्लेसमेंट है। क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अगर मैं कहूं कि मैं 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा हूं, देन इट इज अ स्पीड विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा हूं, यानी कि मैंने इस टाइम स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी मेंशन किया है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से हम देखते हैं एक्सेलरेशन या आपका मोमेंटम, फोर्स एक्सेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें क्या किस तरीके से स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, यानी कि साइज की जरूरत पड़ती है, और वेक्टर क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है विद मैग्नीट्यूड। अब हम जब स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका कोई जनरल सिंबल नहीं होता है, जैसे हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करते हैं मास का m या वॉल्यूम का v, तो इसके नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, डिस्टेंस का d, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा एक फैक्ट जो आपको स्केलर क्वांटिटीज के बारे में याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटीज को जब भी ऐड किया जाता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को जब भी ऐड किया जाता है तो उनको अलजेब्रिकली ऐड किया जाता है। एडिशन इज अलजेब्रिक। अलजेब्रिक एडिशन होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर्स को एरोस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में हम आगे फर्दर एक टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, उसमें डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ऐसा समझो कि हम एरोस के थ्रू क्या करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एरो का जो ये वाला हेड है, एरो हेड है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो वेक्टर है हमारे उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और इस एरो का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो एरोस के थ्रू हम क्या करते हैं? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि अगर सपोज करो कि मुझे ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ओ पॉइंट से कोई पर्सन चलना शुरू करता है और वो फाइनली ए पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो ओ से लेके ए तक के बीच की डिस्टेंस अगर मान लो ए है, तो मैं किस तरीके से कहूंगा कि ये एक वेक्टर है और इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा? इट इज रिप्रेजेंटेड एज ओ ए वेक्टर, ठीक है। और इस वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर इसके बीच की लेंथ ए है तो इसको मैं ए वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि वेक्टर एडिशन में, ठीक है, जब दो वेक्टर को ऐड किया जाता है तो उनको कुछ प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि अलजेब्रिक नहीं है। यहाँ कुछ दूसरे रूल्स फॉलो किए जाते हैं जिनको बोलते हैं हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो वेक्टर्स को क्या करना पड़ता है? इन लॉज को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके उनको क्या कहा जाता है? वेक्टर्स कहा जाता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंटेन करती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंटेन करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वांटिटी कंपलसरी ही वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंटेन करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कंपलसरी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम उन क्वांटिटीज को कुछ अदर नेम से जानते हैं और उन्हें कहा जाता है टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज, बट इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, बट इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इन चैप्टर्स पे पहुंचेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको मैं कहूं कि एक क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो क्या वो क्वांटिटी कंपलसरी वेक्टर होगी? तो ये जरूरी नहीं है। वो क्वांटिटी क्या हो सकती है? टेंसर क्वांटिटी भी हो सकती है। इसका मतलब है कि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करती, बल्कि वो क्वांटिटी किस तरीके से ऐड होती है? अलजेब्रिकली ऐड होती है। ठीक है, तो वेक्टर के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई होने चाहिए या उनको फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली वेक्टर है, हमें वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटीज। तो इससे पहले हमने देखा कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलती हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के मदद से। मान लो कि अगर मैं कहूं कि एक पर्सन ए है, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट की तरफ चल रहा है मान लो। ठीक है, ये नॉर्मल जनरल रिप्रेजेंटेशन है हमारा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, और इसकी स्पीड है 5 मीटर, सॉरी इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक पर्सन बी है जो कि इसी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब अगर हम इन दोनों के लिए इन दोनों की वेलोसिटीज को वेक्टोरली रिप्रेजेंट करें तो इनके लिए हम क्या करेंगे? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ एरो हेड वाला एक क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल एरो रिप्रेजेंट करेंगे, जहां इस एरो का जो लेंथ है, ठीक है, इस एरो का लेंथ इस स्पीड, इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कि उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ जो एरो है वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन को, कि वो किस तरफ के लिए क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पर्सन है और दोनों की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। तो दोनों अगर क्या कर रहे हैं, ये दोनों अगर आप ध्यान से देखो तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर जिस पर्सन की स्पीड ज्यादा है 10 मीटर पर सेकेंड, उसके लिए जब हमने एरो ड्रॉ किया तो पहले वाले के केस में क्या है? ज्यादा लंबा है, यानी कि इसकी लेंथ क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो एरो है उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करती है वेक्टर की मैग्नीट्यूड को। ठीक है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट the magnitude of the वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 वेक्टर हैं और वो सेम डायरेक्शन में हैं, तो जिस वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी, जिस वेक्टर के लिए एरो की लेंथ ज्यादा होगी, हम कहेंगे कि वो वेक्टर क्या है? उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 5 था और इसका मैग्नीट्यूड क्या था? 10 था। तो ऑब्वियसली ये वाला वेक्टर क्या होगा? बड़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। पर शर्त इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द एरो। ठीक है, अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मान लो कि अगर मैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, v वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस तरीके से, मॉड v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे इसमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो सिंबल है ये कहलाता है मॉड्यूलस। ठीक है, ये सिंपली हम इसको मॉड पढ़ते हैं, बट इसका पूरा नाम है मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का मतलब है हमें केवल इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये इसके साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपली अगर मैं तुम्हें कहूं कि यहाँ पे जो वेक्टर है वो वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसको मैग्नीट्यूड को केवल इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम्हारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बशर्ते मुझे यहाँ बोलना जरूरी है कि ये वाला जो क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है,
हो सकता है कि आप केवल v देख के ये अनुमान लगाओ कि ये क्या है, स्पीड है, क्योंकि यहाँ ना तो डायरेक्शन मेंशन की गई है ना ही एरो बनाया गया है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेलोसिटी वेक्टर है और मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ये इसका क्या लिखा गया है, केवल मैग्नीट्यूड लिखा गया है। क्या लिखा गया है, केवल मैग्नीट्यूड लिखा गया है। तो मैग्नीट्यूड को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, या तो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। इससे पहले हमने बात की थी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि डायरेक्शंस को हम किस तरीके से मेजर करते हैं या डायरेक्शन किस तरीके से देखते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताते हैं, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से उसकी डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। मान लो अगर कोई पर्सन ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है एक्स डायरेक्शन होगी। अगर कोई पर्सन वाई डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वाई डायरेक्शन। और अगर कोई पर्सन जेड डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जेड डायरेक्शन होगी। अब जो ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं एक्स वाई जेड, इन डायरेक्शंस में कुछ वेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। यहां पर एक वेक्टर होता है आई कैप, दैट इज कॉल्ड आई कैप है यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आई कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो कि एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 1 है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। यानी कि अगर मैं आई कैप को बोलूं तो आई कैप का काम केवल डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आई कैप का काम है केवल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। उसी तरीके से एक वेक्टर है जे कैप, दैट इज द यूनिट वेक्टर इन जेड वाई डायरेक्शन, ठीक है। और लास्ट वन इज द के कैप, तो इसकी डायरेक्शन, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो के कैप क्या है, यहाँ पे जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो इन वेक्टर्स का काम होता है केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। अब मान लो मैं कहूं कि कोई पर्सन एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करता है, ठीक है, मतलब ओरिजिन से 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करता है। तो अब मैं उसकी डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। मान लो ये ओरिजिन है और ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो मैं उसके डिस्प्लेसमेंट को, मान लो इस एरो से मैंने उसके क्या किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, और ये एस वेक्टर क्या है, उसके डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एस वेक्टर इज इक्वल टू 5, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज आई कैप। यहाँ पे आई कैप क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से अगर मान लो कोई पर्सन वाई डायरेक्शन में ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस वेक्टर इज इक्वल टू 50 जे कैप। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन जेड डायरेक्शन में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो मैं लिखूंगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा 100 के कैप। अब ये तो हमने जो डायरेक्शंस ली हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शंस ली है। हो सकता है कि वो ओरिजिन से अगर हम डायरेक्शन को नेगेटिव लें, मतलब ओरिजिन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चले, तब उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, दिस विल बी एस वेक्टर इज इक्वल टू -5 आई कैप। यहाँ जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
उसी तरीके से अगर मैं इस वाले के केस में लिखूं कि अगर कोई पर्सन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में क्या चलता है 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम कहेंगे कि 50 माइनस 50 जे कैप। इसी तरीके से यहाँ पे -100 के कैप हो जाएगा अगर ये क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया था वो क्या लिया था, एक्सिस के अलोंग लिया था, या किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिया था वो एक्सिस के अलोंग लिया था। अब मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्सिस के अलोंग ना होने के बजाय कहीं बीच में है, ठीक है, किसी प्लेन में, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है मान लो, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है और यहाँ पे ये पॉइंट है पी मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये यहाँ पे ओरिजिन हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 और 3। अब हमें क्या करना है, ओरिजिन से मान लो कोई पर्सन पी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, ओरिजिन से कोई पर्सन पी पॉइंट पे पहुंचा और इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 4 और 3 हैं। अब हमको क्या करना है, इस पर्सन के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट है तो हमको इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इस वाली पोजीशन को रिप्रेजेंट करने की सॉरी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि इसकी इनिशियल पोजीशन है। मान लो कि ये इसकी पोजीशन है पी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट 4, 3 हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, 4 होगा, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ये वाला क्या करना है, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। बेसिकली ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 3 होगी, ये 4 ये 3। तो क्या हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, √3² + 4² दैट इज 9 + 16, और ये हो जाएगा √25 और ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये ओपी जो सेगमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट पी पर जो पर्सन है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये वेक्टर ओपी है ये कहलाता है इसका पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। अब हम इसके पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं केवल इसके पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसके पोजीशन वेक्टर के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 5 है। रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। मान लो ये सारे मीटर में चल रहा है तो ये 5 मीटर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड हो गया। ये केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। या मान लो अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को एस से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये हो जाएगा, एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको आई कैप जे कैप के टर्म में लिखा जाए या इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो कितना था, 4, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज 4 यूनिट, तो ये हो जाएगा 4i कैप, और वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 यूनिट, दैट विल बी द 3j कैप। तो ये वेक्टर s का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ पे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, दैट इज 5। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आया 5 वो किस तरीके से आया, दैट इज √4² + 3², ठीक है, √4² + 3², यानी कि इसके जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट था और जो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था उनका क्या किया हमने, इस तरीके से सम किया √ के अंदर, तो तब जाके हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन या पॉइंट का क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो कि हमारे पास ये कोई
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस सिस्टम में, ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोई पॉइंट है P1, ये कोई पॉइंट है P2, किसी पर्सन की पहले इस वाले पॉइंट पर था, P1 पॉइंट पे था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए वेक्टर बनाया, दैट इज द OP1, ठीक है। तो OP1 मान लो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था R1 वेक्टर, ठीक है। ये वाला वेक्टर क्या हो गया, R1 वेक्टर। और मान लो कि ये पर्सन P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पे चले जाता है, ठीक है। और P2 पोजीशन पे जब चले जाता है तो अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OP2, ठीक है। तो OP2 वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज R2। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज R12 वेक्टर। क्योंकि यहां पर देखो पॉइंट P से इसने मूवमेंट करना शुरू किया था और पॉइंट P2 तक पहुंचा है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, P1 है, और एंड पॉइंट कहाँ है इसका, P2 है। तो बेसिकली ये वेक्टर है हमारा P1 P2 वेक्टर, और इसको मैं लिख रहा हूं R12 वेक्टर। दिस इज R12 का मतलब है कि इसने मूवमेंट 1 से स्टार्ट किया और पॉइंट 2 पर खत्म इसका मूवमेंट हुआ है। तो ये R12 वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड या उनके साइज की जरूरत पड़ती है। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। इसके हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया मास हो गया, लेंथ हो गया, या आपका स्पीड हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज हैं वो क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, जहां हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब प्रॉपर्टीज को, जिनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिर हमने बोला कि मैग्नीट्यूड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से इस एरो का जो लेंथ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और एरो का जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। फिर हमने बोला था कि मान लो कि अगर ये वेक्टर ए है तो इसके मैग्नीट्यूड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने डायरेक्शन की बात की थी कि डायरेक्शन को किस तरीके से हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होगी हमारी, ठीक है, और ये हमारी जेड एक्सिस होगी। तो इस तरीके से हमने एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर देखे। आई कैप रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे कैप होगा वाई एक्सिस के अलोंग, और जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा आपका के वेक्टर। फिर मैंने बोला था कि जो आई जे और के कैप वेक्टर्स हैं, इनका काम होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में क्या करना, केवल डायरेक्शन को बताना, ठीक है। किसी वेक्टर में अगर हमने लिखा है आई कैप, तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि यूनिट वेक्टर का काम केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, पोजिशन वेक्टर की। तो ओरिजिन से, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कोई पॉइंट ओरिजिन से P पॉइंट पर है, ठीक है, और इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंट को जोड़ा और यहाँ एरो रिप्रेजेंट किया। तो ये जो OP है, तो ये OP वेक्टर है बेसिकली। तो इस वेक्टर को हम बोलते हैं इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये इसका क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई। फिर हमने बोला कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फिर हमने इसके मैग्नीट्यूड की बात की थी, दैट इज द OP वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस केस में,
ठीक है, तो आज तक हमने केवल इसके बारे में बात की थी, पोजीशन वेक्टर की। फिर इसके बाद हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है P1, ये किसी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है और कुछ टाइम के बाद ये क्या करता है, दूसरे पॉइंट पे चले जाता है, P2 पॉइंट पे चले जाता है। ये हमारा ओरिजिन है, तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OP1 और इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा OP2। मान लो OP1 है R1 वेक्टर और OP2 है R2 वेक्टर। तो यहाँ से जब वो P1 से P2 पे चले जाता है तो P1 P2 दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। तो यहाँ पे R12 वेक्टर क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये फाइनल पॉइंट था इसका कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम किसे बोलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। फिर हम टाइप ऑफ वेक्टर और कैसे हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं अलग अलग कंपोनेंट में, वो सारी बातें करेंगे। दैट्स इट।